हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ना। बेसिकली सिंगेज का बुक अगर आप देखोगे तो इसमें हल्का सा डिस्क्राइब किया हुआ है इस टॉपिक के बारे में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई देता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब नाम से ही लग रहा हो रेडियस है ना, सुने हो। कर्वेचर मतलब क्या होता है? कर्वेचर मतलब होता है वक्रता, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो, है ना, या सिंपल भाषा में समझ लो घुमाव। ठीक है, मतलब जब भी कर्व है ना, कर्व समझ में आ रहा होगा। तो अब ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आएगा। तो ऐसे देख लो कि जब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे तो अभी तक जब भी पढ़ रहे तो एक सिंपल सा गोला रहता था, ठीक है, और एक उसकी रेडियस रहती थी, है ना। तो इस कर्व में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है, तो कह सकते हैं कि दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। कांस्टेंट रेडियस है यहाँ पे, लेकिन क्या हर टाइम में ना पार्टिकल जब मूव करता है तो क्या कांस्टेंट रेडियस होना जरूरी है क्या? नहीं, है ना। ये तो इनफैक्ट है ना, आप लोग को बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसलिए है ना, क्या कहते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट रेडियस के सर्कल वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ताकि इजी वे में किया जा सके। नहीं तो आप देख सकते हो कि रोड हमेशा स्ट्रेट भी नहीं होता है, हमेशा एकदम सर्कुलर भी नहीं होता है, और अगर सर्कुलर कहीं पर रोड होता है तो ऐसा नहीं कि उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर आप लोग अगर आप लोग है कोई रेसिंग देखे होंगे, है ना, कहीं पर भी कोई चैनल पर टीवी सब में, जहां पे ऐसे ऐसे करके रोड रहती है, ठीक है, तो वहां पे सर्कुलर है, ये कर्व है वहां पे, ठीक है, लेकिन सब है ना, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे थोड़ी थोड़ी दूर पे उसका कर्व का रेडियस क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि ऐसा आप लोग देखे होंगे कभी ऐसे ऐसे करके, ठीक है नहीं, तो ये भी एक तरह का, इस पॉइंट पे देखो तो ये क्या है, सर्कुलर टाइप का कर्व कर रहा है, लेकिन पूरा सर्कल हो उससे पहले कुछ नया पाथ जनरेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं और अच्छे से बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, मान लो ऐसा बात है, ठीक है, ये मौत का कुआं टाइप का हो गया, है ना। तो यहां पर जब पार्टिकल है ना, या यहां पर पार्टिकल समझ लो, ठीक, इस पॉइंट पे अगर बात कर लो, ठीक है, तो यहां पर चलना आसान होगा या इस पॉइंट पे चलना आसान होगा, बी पॉइंट। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहां से नीचे गिर जाएंगे, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, तुम अगर है ना बाइक चला रहे हो या अगर लड़कियां तो स्कूटी चला रही है, ठीक है, तो फिर कहां पे चलाना आसान होगा, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे, है ना। तो एक चीज देख सकते हो कि है ना, लॉजिकल लग रहा होगा, ए पे चलाना आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे घुमाव कम है ना, यहाँ कम घूम रहा है ना पाथ, लेकिन यहाँ पे देखो तो घुमाव बहुत ज्यादा है। जैसे आप रोड पे चलते हो, है ना, अगर गाड़ी चलाते हो, कभी कभी टर्निंग पॉइंट आता है, तो जो टर्निंग पॉइंट या जो मोड़ है ना, बहुत ज्यादा बड़ा घुमाव रहता है, जिसका रेडियस ज्यादा होता है, वहां पे चलाना आसान होता है। लेकिन अगर रेडियस बहुत कम है ना, एकदम शार्प टर्निंग टाइप का है, ठीक है, तो है ना, क्या कहता है, बहुत मुश्किल होती है। और जब एकदम ऐसे रहता है राइट एंगल पे, तो और ज्यादा दिक्कत होती है वहां पे चलाना, और वो भी फास्ट स्पीड में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे अगर देखा है तो ये जो पॉइंट है ये किसी सर्कल का पॉइंट है, जिसका ऐसे करके रेडियस बन रहा है, सर्कल बन रहा है ये ऐसे करके, है ना। तो इसका रेडियस कुछ, इसको आर ए ले लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट देखो तो ये इस सर्कल का पार्ट लग रहा होगा, जिसका रेडियस मैं आर बी ले लेता हूं, है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से देख कह सकते हो तुम लोग कि रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। ठीक है, इसी रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि सर्कल के लिए रेडियस सबको फिक्स कर दिया गया है ना। क्या इसको भी सकते हैं कि ये पॉइंट किसी सर्कल का है ना पार्ट है, तो उसको रेडियस कह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक चीज देख सकते हो, मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स दैट क्या होता है, कम घुमाव है। यहाँ पे देखो घुमाव कम है, ठीक है, और लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ज्यादा घुमाव। ठीक है, तो क्या ये लिखा था? अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, जब हर कर्व का एक रेडियस हो सकता है, तो कभी इमेजिन किया हो या कभी सुना हो कि एक, अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? कभी
0 हो गई, तो इसका बाबू रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी हम लोग लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चौंक रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका बहुत यूज आएगा, खासकर ऑप्टिक्स में, है ना। जब प्लेन मिरर सब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत बखूबी यूज आएगा। ठीक, तो अभी से ही जान लो कि एक स्ट्रेट, है ना, लाइन का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। अब क्यों कह रहे हैं, है ना, इन्फिनिटी, क्योंकि अगर इसका कोई भी पॉइंट तुम लो और उस पर तुम रेडियस बनाना चाहो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का रेडियस बनाना चाहो, तो तुमको लग रहा है कि है ना, इस बोर्ड पे मैं रेडियस इसका गोल कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, अगर ऐसे करके हल्का सा घुमाव टाइप का दे दिया जाए तो तुम कहोगे कि ठीक है सर, इसका रेडियस ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, है ना। लेकिन इसका तो रेडियस बनाना नहीं डिफिकल्ट है इस बोर्ड पे, तो इसको हम लोग मानते हैं कि इसका जो रेडियस बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा, एक बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है, जिसका कि रेडियस क्या है, इन्फिनाइट है ना, बहुत लंबा रेडियस है। शायद यही वजह थी, है ना, बहुत पुराने जमाने में कहा जाता था क्या, कि अर्थ फ्लैट है ना, अर्थ फ्लैट है। इसका भी लॉजिक यही से भी देख सकते हो तुम लोग, है ना। हम लोग जो देखते हैं आपस में आमने सामने क्या देखते हैं, अर्थ फ्लैट ही टाइप का देखते हैं, तो क्योंकि ये हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन टाइप का लगता है। ठीक है, अगर साइड व्यू से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन, है ना, एक प्लेन टाइप का लगता है हम लोग को अर्थ। ठीक है, लेकिन आज तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि अर्थ क्या है, गोल है। ठीक है, तो इसी तरह से कह सकते हैं कि इसका रेडियस क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, है। इस चीज को याद रखना। और इसमें अगर बात कर लिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, ये कैसे पता करना है, तो उसके घुमाव से पता कर लेना है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कम घुमाव, और लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, देख सकते हो यहाँ लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो बहुत फास्ट घुमाव है ना, ज्यादा घुमाव है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो वक्रता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट फिजिक्स में आ जाते हैं। मान लो कि ऐसे करके कोई पाथ है, ठीक है, ऐसे करके कोई पाथ है, इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये ए पॉइंट है। अब देखो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इसका सेंस क्या होगा ये समझ में तो अब आ ही गया होगा कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली किसी सर्कल का पार्ट है। ठीक है, जिसका रेडियस कुछ मैं ऐसा ले लेता हूँ, है ना, कैपिटल आर ले लेता हूँ इसका रेडियस। अब देखो इसको कैसे, है ना, कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या ट्रिक है ये चीज जान लो। जैसे कि मान लो कोई अगर पाथ है तो वहां पे कोई वस्तु चल रही होगी, है ना, कोई पार्टिकल चल रहा होगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी कर्व पे, है ना, अगर कोई पार्टिकल चल रही होती है तो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। ठीक है, उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए टेंजेंशियल ऐसे ले सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा जाए तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा यहाँ पर, क्योंकि पूरे पाथ में देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होते जाएगा, खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है, तो एक्सीलरेशन भी पक्का होगा यहाँ पे, है ना। तुम चाहे कांस्टेंट स्पीड से भी जाओ लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पे पक्का एक्ट करेगा, है ना। ये चीज हम लोग सर्कुलर मोशन में देख चुके थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि तुम कांस्टेंट स्पीड से भी चलो तो एक्सीलरेशन यहाँ पे रहता ही रहता है। ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन किधर होगा। अब जैसे सर्कुलर पाथ में देखे हो कि टेंजेंशियल, अगर मान लो पार्टिकल इधर चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल इधर होता था, रेडियल इधर होता था, तो नेट कहीं बीचों बीच इधर उधर आ जाता था। और उसका हम लोग 2 क्लास में न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर, है ना, एक ऐसे बनाने समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ कि लेट से कि एक्सीलरेशन इधर आ गया। ठीक है, एक्सीलरेशन इधर आ गया और ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एंगल थीटा बना रहे हैं। कभी थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 0 होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, थीटा 90 होगा वो भी अच्छा बात होगा, है ना। लेकिन कुछ भी थीटा होगा, है ना, इसमें हम लोग बाद में कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट किया जा सकता है, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में। ठीक है, और मैं चूंकि पहले ही बता चुका हूं कि वेलोसिटी हमेशा मतलब कोई भी कर्व पे टेंजेंशियल होता है। ठीक है, और ये चीज जानते हो कि रेडियस वाली जो लाइन होती है सेंटर से पास करती है और उससे जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे, इस दोनों के बीच 90 डिग्री होता है। ये तो मालूम है ना, ये सर्कल का बेसिक कंसेप्ट है जो कि बच्चों को 9th 10th बेसिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, या बेसिक मैथ में भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को। ये 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल और टेंजेंट आपस में।
अब देखो इसका एक कंपोनेंट इधर करोगे एक्सीलरेशन का, तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, और इसके इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हो गया। ए कॉस थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और ए साइन थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे अब आप लोगों को सर्कुलर मोशन की थोड़ी सी फील आ रही होगी, है ना। ऐसा सर्कुलर मोशन में होता था, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता था, शायद उसी को हम लोग क्या कहते थे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते थे। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था एक्सीलरेशन, उसी को शायद हम लोग क्या कहते थे, रेडियल एक्सीलरेशन। शायद नहीं, यही कहते थे। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन ए साइन थीटा हो गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है, ठीक है, v स्क्वायर बाय आर होता है, याद है, v स्क्वायर बाय आर, है ना। उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो v यहाँ पर स्पीड है ना, एक चीज याद रखो। और ये r क्या है, रेडियस है। तो यही r हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे r क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में देखा जाए तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया बाबू, a साइन थीटा हो गया। ठीक है, v रह गया और r को हम लोग rc लिख देते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करने के लिए rc लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो समझ में आ रहा है, इसी फॉर्मूले पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूं। rc इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर बाई ए आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखो याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है, ये तो बहुत इजी लग रहा होगा। क्या, रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है, ये तो इतना तो याद ही रहता है, तो बस वहीं से r निकालना है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में पता चलेगा कि रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, स्पीड की वैल्यू क्या है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आज, है ना, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये आरसी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, v क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, और ये ए आर क्या है ना। तो ए आर को रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है, ऐसे ही याद रख लो। दिस एक्सेलरेशन इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू, इतना क्या, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कह सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन वही कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला निकालोगे आरसी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, है ना, तो ध्यान रहे कि v स्क्वायर बाय ए आर जो करोगे, तो ये जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत इसमें, एक बार देख लो थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पोजिशन, एट टॉप मोस्ट पोजिशन। और मैं डायग्राम बना देता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन लेते हैं। ये सब तो टेंशन नहीं आ रहा होगा कि सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्टाइल कहां से आ रहा है ना। स्टार्टिंग के शायद तीसरा लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके थे न्यूमेरिकल्स, है ना। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर तक तो आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ सर्कुलर मोशन तो अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन के सारे पैरामीटर्स की हम लोग स्टडी यहाँ पर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं दे देता हूँ स्पीड, लेट से 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या होगा। टॉप मोस्ट पोजीशन कहा जाए तो कैसे बनेगा इसका, ऐसे प्रोजेक्टाइल बनेगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब देख सकते हो कि ये कोई ना कोई है ना ग्राफ है, कोई ना कोई कर्व है, तो हर कर्व का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इनफैक्ट, है ना, शायद एडवांस लेवल में जब आप लोग कॉलेज में जाते हो, है ना, 12th क्लास में तो ये नहीं है, डिफरेंशिएशन चैप्टर जो होता है उसमें है ना क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला ही होता है कि अगर है ना कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग को वो सब नहीं पढ़ना, हम लोग को सिंपल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन,
सबसे पहले हम लोग को देखना होगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है और रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन हम लोग किसको कह रहे हैं? द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो यू ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी जो यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजिशन पे होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 20 cos 37 होता है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होती है, तो 20 cos 37। अब देखो cos 37 का वैल्यू ये सब तो आप मालूम ही होगा तुम लोग को, 20 cos है ना, तुम लोग को मालूम होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा क्या बनाता हूं? एक ट्रायंगल बनाता हूं, वहीं पे बना देता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं हमेशा। यहाँ 37 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 4, यहाँ पे 5 है ना। तो cos 37 क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, 20 into 4/5। यहाँ से अगर देखो तो 5 से 4 बार में कट जाएगा, 4 4 16 मीटर पर सेकेंड आ गई है ना। तो वेलोसिटी मिल गया हम लोग को, है ना। हम लोग को वेलोसिटी क्या चाहिए होता है? नेट वेलोसिटी चाहिए होता है उस पॉइंट पे। अब बात करते हैं हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन क्या है ना। रेडियल एक्सीलरेशन मींस द एक्सीलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल है, अब बताओ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें कौन सा एक्सीलरेशन रोल प्ले करता है? कौन सा एक्सीलरेशन यहाँ पे आता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, ठीक है। वो हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, हमेशा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे तो कुछ चौंकने वाली बात है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी जो लग रहा है यहाँ पे, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.8 या 10 जो ले लेना ले लो अभी तत्काल। ये अभी इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल है और ये टोटली हॉरिजॉन्टल है, इसलिए तो मैं सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले करवाया हूं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री पे। अब बताओ क्या ये जो एक्सीलरेशन है, क्या ये रेडियल एक्सीलरेशन है? बिल्कुल बिल्कुल है ना, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, RC = v² बाई एक्सीलरेशन विच इज रेडियल, है ना। रेडियल मींस विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हो v² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 into 16 डिवाइडेड बाई रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, है ना, ये सब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको 10 ले लेते तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाता है। कर लोगे ना, सॉल्व तो कर ही लोगे, इतना क्या है। 10 ले लेते, चलो ये 10 मीटर पर सेकेंड करते हैं, एक अच्छा आंसर आ जाएगा। तो यहां भी 10 हो जाएगा, यहां भी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 4 2 8, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एकदम आधा हो गया, आधा होना भी चाहिए था, 20 को आधा कर दिया। तो यहाँ पे 8 into 8, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 8 8 64, तो ये 6.4 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बस क्या देखना, वेलोसिटी और उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो आप लोग पहले इसको नोट करो, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, है ना। प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन दूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको नोट करो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 1 सेकेंड, है ना। ये भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। 50 मीटर पर सेकेंड से ऐसे गया, 53 डिग्री पे है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन है। 1 सेकेंड के बाद मान लो ये यहाँ पे पहुंची है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो है ना, इसको सॉल्व करते हैं। चाहो तो आप लोग भी एक बार सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, है ना, लेकिन मैं कर देता हूँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये। अभी मैं यहाँ पे एक चीज बोल दे रहा हूँ कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वीडियो देख लें तो एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके या है ना बैक करके जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर है ना नोट तो बिल्कुल नहीं करना, अगर देखना चाहते हो तो बस देख सकते हो, ठीक है। हाँ, IIT एडवांस वाले सबके लिए ठीक है, लेवल ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो कि सर आप यहीं क्यों लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए, है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, ठीक है। वहां से देख सकते हो कि ये आधा के इधर ही रहेगा, है ना, 1 सेकेंड में, ठीक है। इसलिए मैं एक ही लिया हूँ, है ना, जिसमें ले सकता हूँ 4-5 सेकंड का। तो लेट्स से ये इस पॉइंट पे पहुंच गई, है ना, ये इनिशियल पोजीशन था, ये पॉइंट P है। तो अब हमको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए और यहाँ पर एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन तो G का ही कोई कंपोनेंट होगा, ठीक है।
और वेलोसिटी हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्यों ना वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ux वो कितना हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री हो जाएगा। 50 cos 53 कितना हो जाता है, फिर ट्रायंगल बनाना होगा, इधर 53 है तो यहाँ 4 लिखना होगा, यहाँ 5 लिखना होगा, यहाँ 3 लिखना होगा। सो क्या मैं लिख दिया, यहाँ 3 लिखना होगा, यहाँ पे 5 है ना। 37 के सामने 4 रहता है, 3 रहता है, और 53 के सामने 4, तो cos में 3/5 आ गया, यानी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ux का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है, तो uy का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट 50 आना चाहिए, तो 30 और 40 का रिजल्टेंट करो तो 50 आएगा। यानी तो sin 53 करके भी चेक कर सकते हो, sin 53 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5 होगा, तो 40 आएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को देखना है कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी। ठीक है, ये vx हो गया और ये vy होगा। ठीक है, तो vx देखो बाबू यही रहेगा, vx यही रहेगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो vx का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यूनिट टे लिख रहा हूँ। vy का वैल्यू कैसे निकालोगे, vy का वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, u प्लस एटी वाला है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, लेकिन सब y डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो uy प्लस ay इंटू टी, uy कितना है ऊपर की तरफ, है ना, uy कितना है ऊपर की तरफ 40 है, और एक्सीलरेशन किधर है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो माइनस में उसको लिखना होगा -10, है ना, 10 लेते हैं, और t 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया क्या vy 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो vx भी 30 है, vy भी 30 है ना, 30 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ऐसे करके आएगा कुछ 30√2, है ना, दिख रहा है यहाँ पे ये 30√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा निकाल सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये एंगल निकालना। यहाँ पे tan थीटा करो, ये vy आ जाएगा, ये vx आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहते हैं, तो दोनों 30 है, तो tan थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी 45 और दोनों आपस में 90 है, तो ये भी 45 ही होगा, है ना। तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर में जानते हैं v²/ar होता है। ठीक है, तो देखो v का स्क्वायर, है ना, v क्या होती है नेट वेलोसिटी होती है, तो नेट वेलोसिटी तो हमको मिल चुकी है यहाँ पे, है ना, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं 30√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात है एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ ये होगा, मतलब आपस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 90 डिग्री हो। ठीक है, अब ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी ऑब्वियसली कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, इत्तेफाक से डाटा मतलब ऐसा था कि एंगल अच्छा आ गया। ठीक है, अगर 30-20 ऐसा कुछ रहता तो बहुत खराब हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये समझ में आ गया। अब देखो इधर कौन सा एक्सीलरेशन है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग को g का कंपोनेंट करना होगा बाबू, है ना। g किधर लगता है, g तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, तो ये भी कितना हो गया 45, सब 45 चल रहे हैं यहाँ पे। 30 रहता है तो 30 एक बार 60 एक बार 30 ऐसे होता है। ठीक है, तो 45 हो गया, तो g का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g cos 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है g/√2, तो यही क्या हो गया हमारा रेडियल कंपोनेंट हो गया g/√2, है ना। तो अब यहाँ पे g/√2, g का वैल्यू कितना होता है tan/√2 का, बस tan/√2, है ना, इसका स्क्वायर नहीं करना होता है, tan/√2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है 900 हो जाता है, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और tan नीचे रह गया, √2 ऊपर चला गया, अब कितना हो जाएगा 92 या 180, यानी 180√2 मीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा आ चुका है, कोई दिक्कत देख लो, सिंपल काम कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं और एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर पे किसी तरह से निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, है ना, उस क्वेश्चन में देखोगे तो सिर्फ वेक्टर का ये ना कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, बस फॉर्मूला यहाँ से उठाना है, सारा कंसेप्ट तो पुराना ही चीज है। ठीक है, नोट करो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं। मान लो कोई पार्टिकल किसी कर्व में जा रहा है और किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट है ना, लेट से उस टाइम उसकी वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड, सब कुछ ऐसे यूनिट में। और उस टाइम उसकी एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या ले लूं, i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, i कैप प्लस 2j कैप। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है वैल्यू अच्छा ना आए, ठीक है, ले लिया मैं ऐसा, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर। यहां पर उसी इंस्टेंट का मैं वेलोसिटी वेक्टर दे रहा हूं। कभी कभी क्या रहेगा क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन को अगर हार्ड करना होगा इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा और बोलेगा 2 सेकंड के बाद, है ना, ये बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर उस टाइम फाइनल वेलोसिटी पहले तुम लोग को निकालना होगा। वो कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू a dt, फिर इंटीग्रेट करके दोनों तरफ से, ठीक है। तो फाइंड क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट, ठीक है, ये यहाँ पे बाबू क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें भी, है ना, देख लो, है ना। चलो अब देखो हमको करना क्या है यहाँ पे। मैं ना एक सिंपल व्यू बता दे रहा हूं आप लोग को। मान लो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अब ऐसा नहीं स्केल से नाप के करना होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सीलरेशन ऑब्वियसली उसके डायरेक्शन में तो नहीं है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर का जानते हो ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए परपेंडिकुलर भी नहीं है। अगर परपेंडिकुलर रहता तो, है ना, जिंदगी बहुत आसान रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट से एक्सीलरेशन कुछ एंगल पे है ना, लेट से ये थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, v स्क्वायर बाई ए आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। v का वैल्यू तो हमको मालूम है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, √9 प्लस 16 करोगे तो, इसीलिए मैं ये डाटा भी लिखा हूं। तो ये 5 का स्क्वायर 25 इजी है, आ जाएगा, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब इस डायरेक्शन वाली एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, है ना, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस हम लोग को ये वैल्यू निकालना हमारा कर्तव्य है यहाँ पर। तो इसी के लिए अब हम लोग सब कुछ कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखने से लग रहा होगा कि अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर में घुसना होगा, है ना। तो क्या ठीक है वेक्टर तुम लोग का, तो बना सकते हो। ये वाला बस वैल्यू निकालना है, एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू होगा इस कंपोनेंट इस तरफ। और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मैं एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट का। मान लो इधर बता दो, इधर ही बता देता हूं। मान लो कि 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर हमको चाहिए बी का कंपोनेंट इधर, बी का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ क्या होगा, ठीक है। यहां देख सकते हो बी वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर है और ए वेक्टर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। इसका कंपोनेंट अगर हमको इधर चाहिए तो हमको क्या करना होगा, बी कॉस थीटा का वैल्यू बताना होगा। बी कॉस थीटा ही तो इधर वाला कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। और हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो काम चल जाएगा यहाँ से। अब देखो बी कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इसमें है ना एक कॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा आप लोग को। इसी जानते होगे आप लोग, ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग को मॉड ऑफ बी कॉस थीटा निकालना है। तो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, समझा है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो ये वाला कंपोनेंट हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहां पर भी करना है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये रफ वर्क है। तो अब देखो डायरेक्ट हम इधर वाला कंपोनेंट नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हम लोग को इधर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ही, है ना चाहते हुए भी। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा होगा, ठीक है। हम लोग को इसका कंपोनेंट इधर ले जाना है, यानी टेंजेंशियल वेक्टर का जो वैल्यू है, ठीक है, टेंजेंशियल वेक्टर का जो वैल्यू है वो हम लोग कह सकते हैं ए कॉस थीटा के बराबर है, जहां पर ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड निकालना तो इजी है, ठीक है।
तो हम लोग निकालेंगे क्या, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को चाहिए, जो कि क्या आ जाएगा, ए डॉट वी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी। ठीक है, तो यही ए कॉस थीटा क्या है हम लोग का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, टेंजेंशियल पता चल गया तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालना आता ही है। क्यों, क्योंकि AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मॉड ऑफ वी का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो करना जानते होंगे। ये आई कैप जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, उसका अंडर रूट 5। तो ये 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ए का देखो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5 है ना। तो ये अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। सब यहाँ पे वो ऐसा ही मिलता था। तो अब देख लो वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट करना आता है तुम लोग को, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आई का आई के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस जे का जे के साथ करोगे तो 4 2 8 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, ए डॉट बी हो गया। मॉड ऑफ बी कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 8 9 10 8 9 10 11 11/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तुमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हम लोग को रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब तुम लोग ये सब तो कर ही लोगे। अब ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, है ना। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। ये एंगल देखा जाए तो क्या है, 90 डिग्री है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ए आर स्क्वायर, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। ए बेसिकली ए नेट है। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन तो यही है। तो नेट एक्सेलरेशन का स्क्वायर, सब कुछ मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। AT का स्क्वायर, AT का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 11/5 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121/25, सही है ना, 121/25, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है बाबू, तो इसको है ना एलसीएम लेना होगा। ये सब काम तो कर ही सकते हो तुम लोग। 25 25 125 हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 121 यानी 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट 4/25 यानी अंडर रूट 4/25 यानी 2/5। वाह, ये देखो फास्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यही सब तुम लोग को भी करना है ना। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, सही है ना सब कुछ। हाँ सही है, 11 × 11 121 आता है ना, 11 हाँ ठीक है। अब क्या करना है, बस अब तो सब कुछ हो ही गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब निकाल लो, V स्क्वायर बाई AR। V का वैल्यू कितना है, V 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। AR का वैल्यू कितना है, 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, 125/2। 125/2 यहीं भी छोड़ सकते हो, यानी तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 62.5 मीटर सही होगा मेरा कैलकुलेशन, 62.5। सही है। ठीक है, हो गया। क्या डर लग रहा है, सिंपल है ना। क्या हुआ है यहाँ पे देखो, सिर्फ वेक्टर का कंसेप्ट है ना, कुछ यूज हो गया है यहाँ पे खतरनाक वाला। इसलिए मैं पहले नीट वाले को तो साइड कर दिया हूँ, मेंस वाले को भी मैं बोल दिया हूँ कि ये एडवांस में ही आ सकता है, आईटी वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है बस, है ना। वेक्टर में ये सब सीखे होंगे, डॉट प्रोडक्ट ये सब, तो उस टाइम लगता होगा क्यों सिखाया जा रहा है ना, करके क्या फायदा हो रहा है। तो यही फायदा होता है ना, सॉल्व होता है फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, समझ आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या किया हूँ। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का कोई एंगल था जो कि हम लोग को मालूम ही नहीं था। यहाँ पे 0 डिग्री या 90 डिग्री होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाना होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का ये वाला कंपोनेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ए साइन थीटा है ना, उसमें दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक कॉस थीटा पहले निकाल दिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना सबसे इजी रहता है। क्रॉस से ज्यादा अच्छा डॉट होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना में कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है, क्रॉस करोगे तो आई कैप जे कैप के कैप बहुत खतरनाक हो जाता है वो।
ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंशियल आ गया। अब जानते हैं टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन आपस में क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन आपस में 90 डिग्री पे होता है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये वाला फॉर्मूला तो देखते ही आ रहे हो बहुत बार से, ठीक है। सर्कुलर मोशन में दोनों परपेंडिकुलर जाता है, तो यहाँ से एआर निकाल दिए। ये सब कैलकुलेशन सही है ना, शायद मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। 25 125 होता है ना, हाँ ठीक है। 125 माइनस 121 4 होता है, 4 का 2 हो गया, 2 5, हाँ ठीक है। ये सब बस निकल गया, कोई दिक्कत, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। मतलब अभी तक देखे वो एक्सीलरेशन आगे सारे पैरामीटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फोर्स के बारे में नहीं पढ़े, है ना। तो बेसिकली अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन का, फिर अब डायनेमिक्स पार्ट आएगा। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आया था ना, वैसे यहाँ पे उसके बाद अब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा पहला लेक्चर तो इंटरेस्टिंग रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए आप लोग, है ना। इसको नोट कर लो आप लोग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।